आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कैपेसिटर की। ठीक है, तो अगेन फटाफट रिवीजन है इसमें, ठीक है ना, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, की पॉइंट्स एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू अपन और ज्यादा सीखेंगे कंसेप्ट्स को अप्लाई कैसे करना है। कुछ गधेड़े बच्चों को लगता है, मैं उनको गधेड़े बच्चे ही बोलता हूँ, कि सर थ्योरी से काम हो जाएगा सिर्फ अकेले, सर बस थ्योरी बढ़ा दो। थ्योरी पढ़ने में मजा आता रहता है, सर क्वेश्चन मत करो, उसमें तकलीफ होती है, उसमें हमको सॉल्व करना पड़ता है, आंसर नहीं आता है। अरे नालायकों, जब तक सॉल्व नहीं करोगे तो नीट में या जेई में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से जो आराम का काम है वो करते जाओ, बस मेहनत नहीं करनी है फिर नालायकों। सबकी नहीं कह रहा हूँ, कुछ बच्चों की, जिनके क्वेश्चन आते ही से जिनके ऐसे हो जाते हैं ना, मुंह सिकुड़ जाते हैं, अरे सर कहाँ क्वेश्चन आ गया, बढ़िया थ्योरी चल रही थी, ये सब ड्रामा नहीं। ठीक है, चलो क्वेश्चन भी करने हैं, थ्योरी पूरी पढ़नी। नाउ कैपेसिटर, तो यार जो कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होती है सी, कैपेसिटेंस भी बोलते हैं जिसको, Q बाय वी, तो C इज इक्वल टू Q बाय वी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, C इज इक्वल टू Q बाय वी। ठीक है, प्लस Q एक प्लेट पे चार्ज है, माइनस Q दूसरी प्लेट पे चार्ज है, दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर में, किसी भी टाइप की हो सकती है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एग्जांपल लिया है, बीच में वोल्टेज, इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस है वो V है, तो C इज इक्वल टू Q बाय वी, C इज इक्वल टू Q बाय वी, या Q इज इक्वल टू CV, याद रखना Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, कैपेसिटी है, कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैरेड, क्या होता है, फैरेड होता है। ठीक है, एक फैरेड बड़ा यूनिट होता है, तो छोटे यूनिट काम आते हैं, जैसे म्यू एफ मतलब 10⁻⁻⁶ फैरेड, नैनो एफ पिको फैरेड। ठीक है ना, ठीक है, तो Q इक्वल टू सी वी, इस तरह से भी लोग याद रखते हैं, ये ज्यादा बेटर है, Q इक्वल टू सी वी, Q इक्वल टू सी वी। आप एक गिवन कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ाते जाओगे तो उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा, उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो कैपेसिटी होती है जिसे कैपेसिटेंस बोलते हैं, वो तीन चीजों पे डिपेंड करती है। तीन किन चीजों पे डिपेंड करती है, वही वो। ठीक है, तो देखो शेप एंड साइज ऑफ प्लेट पे डिपेंड करती है वो, कि यार प्लेट की शेप कैसा है, उसकी साइज कैसी है, उस पर डिपेंड करती है। देखो शेप पे देखते हैं, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता है ना इसके कैपेसिटेंस का, A एप्सिलॉन नॉट बाय डी होता है। क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट बाय डी। A इसका एरिया हो गया, पैरेलल प्लेट है, ये दो पैरेलल प्लेट है, एक का सरफेस एरिया A है। ठीक है, तो A एप्सिलॉन नॉट बाय डी पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है। ठीक है, अगर हम स्फेरिकल कैपेसिटर लें, गोल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर लें, एक गोला ऑब्वियसली होलो, उसके अंदर दूसरा गोला ऑब्वियसली होलो, तो ये दो स्फेयर्स हैं, ये दो हॉलो स्फेयर्स हैं, एक का रेडियस है A, एक का रेडियस है B। इसमें ट्रिक बताऊंगा याद रखने की, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये, बच्चे जनरली भूल जाते हैं। नीट में स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल नहीं आते, लेकिन ये फॉर्मूले पता होने चाहिए इनके, बाय चांस आ जाएं तो। ठीक है, तो शेप और साइज पे कर रहा है, तो देखो शेप पे सबके फॉर्मूले अलग अलग आ रहे हैं, इसका सी आ रहा है, इसका सी आ रहा है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो याद रखना ही, चाहे कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, अपन जेई दे रहे हो, नीट दे रहे हो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। A एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ये तो मतलब ब्रेड एंड बटर है कैपेसिटर का, A एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अब जो स्फेरिकल कैपेसिटर है वो देखो आप, उसके जो C की वैल्यू है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, ए बी अपॉन बी माइनस ए। याद रखने का जो ट्रिक है ना, याद रखने की ट्रिक जो है, डिनोमिनेटर में एक चीज नोट करो, डिनोमिनेटर में डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स है, डिनोमिनेटर में डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स है, ये देखो आप, इन वन फॉर्म और दी अदर, मतलब स्टार मार्क कर रहा हूं, सिलेंडर में अलग फॉर्म में होती है। देखो यहाँ पर B माइनस ए है, B माइनस ए, यहाँ पर D है, यहाँ पर D है। ठीक है, यहाँ पर D है और यहाँ पर B माइनस ए है, जो दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो 4 बाय एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, ए बी अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, इससे याद रखने में आसानी होगी, फॉर्मूला ये। नाउ डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स पे डिपेंड कर ही रहा है। तीसरा मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, अब इनके बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं, इनके बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है, वो डाइलेक्ट्रिक वाला फॉर्मूला बाद में पढ़ेंगे। समझ में आई बात? तो शेप एंड साइज, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स और मीडियम बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला, इसको बॉक्स नहीं कर रहा हूं, ये इसको ही बॉक्स करा है, याद रह सके तो कर लेना, 4 बाय एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। अब अगर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है भाई, एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर है, एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर है, अंदर वाले का रेडियस A, बाहर वाले का रेडियस B,
उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन ln B बाय A। अब मैंने आपको बोला था डिनोमिनेटर में डिफरेंस होता है, तो ln B बाय A इज इक्वल टू ln B माइनस ln A। तो देखो डिफरेंस आ गया ना, डिफरेंस आ गया ना, इफेक्टिवली इन दोनों के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है ln B माइनस ln A। ठीक है, यहाँ पर ln आ जाता है सिलेंडर में, सिलेंडर में ln आ जाता है। ठीक है, तो और L इसकी जो है ये लेंथ है, L लेंथ का जो सिलेंडर है 2 पाई एप्सिलॉन L अपॉन ln B बाय A, राइट। चलिए समझ गए, ठीक है। अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन जो होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है भैया, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, चार्ज सेम है। जब सीरीज में होते हैं ये 1 2 3, इनमें सब में सेम चार्ज आते हैं, सब में सेम चार्ज आते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो इसमें भी प्लस क्यू, इसमें माइनस क्यू, इसमें प्लस क्यू, इसमें माइनस क्यू। ठीक है, इसको सीरीज में कहते हैं। सीरीज इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। जो रेजिस्टेंस में पैरेलल में होता है वो कैपेसिटर में सीरीज में होता है, कैपेसिटर में उल्टा काम होता है। जो रेजिस्टेंस में सीरीज में होता है वो कैपेसिटेंस में पैरेलल में होता है। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस में पैरेलल में होता है वो कैपेसिटेंस में सीरीज में होता है। समझे सर, समझ गए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। चार्ज सेम आता है, ध्यान रखना, चार्ज सेम आता है। जब सीरीज में होते हैं तो चार्ज सेम आता है, जब जीरो से चार्ज करते हैं ना इनको तो चार्ज सेम आता है। इस पे प्लस क्यू, सामने वाले पे माइनस क्यू आता है, फिर ये दोनों कनेक्टेड है तो इस पे माइनस क्यू, तो इस पे प्लस क्यू, माइनस क्यू, प्लस क्यू, माइनस क्यू। ठीक है, V1 V2 is to V3, 1/c1 1/c2 1/c3 के रेशो में होता है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिसमें पोटेंशियल सेम होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल सेम होता है, सबको पता है, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, और चार्जेस कैपेसिटेंस के रेशो में होते हैं। इसमें Q इक्वल टू CV होता है, V सेम है तो Q1/Q2 इक्वल टू C1/C2। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इसमें भी एनालिसिस वैसे ही करते हैं जैसे करंट में करते हैं, बिल्कुल मैश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस। सवाल आएगा तब सिखा दूंगा ये सर्किट सॉल्विंग कैसे होती है, जब सवाल आएगा उसमें सॉल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट, वर्क डन बाय बैटरी कितना होता है, पहले भी पढ़ चुके हैं, फटाफट से रिवाइज करेंगे। वर्क डन बाय बैटरी कितना होता है, अगर A से B तक बैटरी ने Q चार्ज पास करा V वोल्टेज के थ्रू, तो बैटरी ने कितना वर्क किया, Q इंटू V, Q इंटू V, Q इंटू V, चार्ज इंटू वोल्टेज, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन। V इंटू क्यू या Q इंटू V इज वर्क डन। बैटरी ने उतना काम किया नेगेटिव से पॉजिटिव Q चार्ज भेजकर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पेज है जिसपे सबसे ज्यादा ओवरऑल सवाल आए हैं, इसलिए मैं इसको यार 5 स्टार मार्क कर रहा हूं। इस पेज से ही सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। ठीक है, जनरली। ठीक है, तो जब कैपेसिटर में चार्ज होता है तो उसमें एनर्जी रहती है, वो एनर्जी कितनी रहती है, हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, याद रखना है, Q स्क्वायर बाय 2C, हाफ QV, कुछ भी लिख सकते हो आप, सब फॉर्मूले सेम है, Q इक्वल टू CV से सब इंटरचेंजेबल है, एक से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। तो हाफ CV स्क्वायर Q स्क्वायर बाय 2C या हाफ Q इंटू V, हाफ CV स्क्वायर। मेनली बच्चे याद रखते हैं हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर या Q स्क्वायर बाय 2C। ठीक है, रिवीजन कर रहे हैं, तेजी से कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी सर्किट में अगर हीट जनरेटेड निकालनी होती है, इसके ऊपर 2 सवाल करवाऊंगा। किसी भी सर्किट में अगर हीट जनरेटेड निकालनी होती है तो क्या फॉर्मूला होता है, जैसे कोई सा भी सर्किट ले लेते हैं, मान लो डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर ले लेते हैं यार, चलो ठीक है ना, ये कैपेसिटर ले लिया। ठीक है, यहाँ पर 2 बैटरी लगा देता हूँ एक के बाद एक, टेंशन मत लेना, 2 बैटरी लगा दी एक के बाद एक। मान लो ये E1 की बैटरी है, ये E2 की बैटरी है, ये C1, ये C2, ये C3, ये C4, और स्विच बंद कर दिया, यहाँ से स्विच बंद करा। तो क्या होता है, जैसे हम स्विच बंद करेंगे कैपेसिटर चार्ज होंगे, जैसे हम स्विच बंद करेंगे कैपेसिटर चार्ज होना चालू हो जाएंगे। अब क्या होता है यार, जैसे स्विच बंद हुआ कैपेसिटर चार्ज होता है, लेकिन सर्किट में हीट जनरेट होती है, सर्किट में हीट जनरेट होती है, या तो यार रेजिस्टेंस गिवन होता है तो वैसे भी हीट जनरेट होगी, करंट फ्लो होगा, तो वो सर्किट हम वैसे भी एनालिसिस करेंगे बाद में, अभी RC सर्किट पूरा एनालिसिस करेंगे। लेकिन जब रेजिस्टेंस नहीं होता ना तो भी हीट जनरेट होती है। हीट जनरेटेड कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं भैया, बैटरी ने कितना वर्क डन किया और कैपेसिटर्स ने अपनी जेबें कितनी भरी,
समझना, जैसे ये हीट लॉस करप्शन की तरह से जो उड़ गया, किसी के काम नहीं आया, ठीक है। मान लो सरकार ने 200 रुपए दिए, सरकार ने 200 रुपए दिए जनता की भलाई के लिए, ठीक है ना, और ये पहले एकदम जीरो थे, इनके पास कुछ रुपए नहीं थे, इन चारों के पास मिला के 150 रुपए पहुंच गए। सर इतने पहुंचते हैं क्या यार, वो पता नहीं, वो अलग लोग जाने, लेकिन 150 रुपए पहुंच गए। 200 रुपए रिलीज किए थे इन्होंने, इनकी जेबें जो भरी, सबकी जेबों का सब 150 रुपए हो गया। पहले इनकी जेबों में, ये फाइनल रुपए हैं, पहले इनकी जेबों में 0 रुपीज थे इनिशियली, तो नेट इनको कितना फायदा हुआ, 150 रुपए का फायदा हुआ। नेट कितना फायदा हुआ, 150 रुपए का फायदा हुआ। सरकार ने कितने रिलीज करे, 200 रुपए, बचे हुए कितने पैसे गुम हो गए, बोलो फटाफट से, बचे हुए कितने पैसे गुम हो गए। सर 200 रुपए से 150 घटा दो, इनका कितना फायदा हुआ, 150 का फायदा हुआ। इन्होंने कितने रिलीज करे थे, इन्होंने कितने दिए, 200 दिए, तो हीट लॉस जो हो जाएगा, हीट लॉस हो जाएगा वो 50 जूल्स का हो जाएगा। 50 रुपए का हो गया यार, ठीक है, रुपए लिख लेता हूँ यहाँ पर मैं, यूनिट में मत जाना। सर हीट लॉस रुपए में लिख रहे हैं, अबे समझाने का तरीका है, ठीक है। 50 रुपए का लॉस हो गया, वही लिख रहा है। अंग्रेजी में देखो, सरकार ने कितने रिलीज करे, जनता का नेट फायदा कितना हुआ, बचा हुआ, ठीक है। चलो ये सब लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, समझ में आई बात, सर समझ में आई बात, चलो वेरी गुड। अब जो है एक क्वेश्चन जो आता है, ये इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको अपने आप समझ में आएगा। अब एक जो क्वेश्चन आता है, दो जो प्लेट्स है इसकी, प्लस क्यू और माइनस क्यू की, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे बनाता हूँ, आपको डिराइव करवा देता हूँ, ये याद रहना चाहिए आपको, प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ठीक है ना। अब ये सारे जो चार्जेस होते हैं ना कैपेसिटर में, वो अंदर की साइड होते हैं, ये अंदर की साइड होते हैं, है ना, अंदर की साइड होते हैं। 2 क्वेश्चन आ चुके हैं लास्ट 10 साल में, पूरा एनालिसिस के साथ हम बात करते हैं, ये याद होनी चाहिए सबको। प्लस क्यू और माइनस क्यू, पॉजिटिव और नेगेटिव बोलो, अरे बोलो, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। तो इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितनी रहती है, वो रहती है, आप डिराइव भी कर सकते हो फटाफट से, कोई टेंशन नहीं है। इसके चक्कर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, देखो एरिया ए है मान लो इसका, है ना, एरिया ए है, इसके चक्कर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इनफाइनाइट शीट की तरह से कंसिडर करो इसको, पास पास होती है क्योंकि इनफाइनाइट शीट की कंसिडर करो। इनफाइनाइट शीट पे प्लस सिग्मा होता है, तो उसके चक्कर में फील्ड कितनी होती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। डिराइव कराना बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे फॉर्मूला भूल जाते हैं और इसमें सवाल आता है। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सिखाया था नालायकों, बेशर्मों, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट करंट इलेक्ट्रिसिटी पे सिखाया था, जिसने रिवाइज नहीं करा ना उसकी ऐसी की तैसी, ठीक है ना। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट फील्ड होती है, तो इसके चक्कर में फील्ड निकालो, इसके चक्कर में फील्ड कितनी होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका सिग्मा कितना है, क्यू बाय एरिया, कितना है, क्यू बाय एरिया, सिग्मा है यहाँ पर, क्या है, क्यू बाय एरिया, सिग्मा कितना है भैया, क्यू बाय एरिया। इसकी फील्ड कितनी हो गई, क्यू बाय 2 एरिया एप्सिलॉन नॉट, कितनी हो गई, क्यू बाय 2 एरिया एप्सिलॉन नॉट। अब फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब मुझे फोर्स निकालनी है, फोर्स कितनी होगी बोलो। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज पड़ा हुआ है, टोटल कितना चार्ज पड़ा हुआ है बोलो फटाफट। टोटल जो चार्ज पड़ा हुआ है माइनस क्यू का पड़ा हुआ है, तो F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, मल्टीप्लाई कर दो, तो Q कितना, माइनस क्यू है, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, Q इंटू ई की वैल्यू कितनी है, Q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, Q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये कितनी हो गई, Q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट फोर्स होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नीट वालों को ये ध्यान रखना है ये, ठीक है। क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट याद रखना। एक बार क्वेश्चन आया था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया था 4 नंबर का, डिस्टेंस डी पे कैसे डिपेंड करता है ये फोर्स। एक बार ये क्वेश्चन आया था और एक बार एम्स में क्वेश्चन आया था, एम्स में तो घुमा के दिया था, लेकिन नीट 2018 में ये आया था कि ये फोर्स डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करती है, डी स्क्वायर 1 बाई डी की 1 डी क्यूब की कैसे डिपेंड करती है। तो यार डी के इंडिपेंडेंट होती है वो डी के इंडिपेंडेंट होती है वो, ठीक है, डी के इंडिपेंडेंट होती है, समझ गए। चलो बहुत बढ़िया, नाउ ठीक है, समझ गए। तो क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट,
चलो अब नेक्स्ट चीज पे मूव करते हैं। देखो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज पे मूव करते हैं। इस पे भी बहुत सवाल आते हैं भाई, ठीक है ना। इस पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे अपन, अभी ध्यान से समझना। जब डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं कैपेसिटर में, जब कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो क्या होता है, ठीक है ना। कैपेसिटेंस का क्या होता है, चार्जेस वार्जेस, वो सारी बात एक साथ करेंगे। पहले बेसिक पे आते हैं। डाइलेक्ट्रिक जब डाल देते हैं तो क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक समझते हैं अपन। डाइलेक्ट्रिक में क्या इफेक्ट पड़ता है, डाइलेक्ट्रिक में क्या इफेक्ट पड़ता है वो ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं इसमें आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और सारी चीजें भी बताता जाऊंगा साथ में, लोड लेने की जरूरत नहीं किसी को भी। देखो जब डाइलेक्ट्रिक में अपन डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है यार, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स होते हैं वैसे तो, है ना। दो तरह के डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, पोलर नॉन पोलर। वो एनसीईआरटी में सब कुछ गिवन है, इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं अपन क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं अपन उसमें। तो डाइलेक्ट्रिक में जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं ना, तो अंदर उसमें क्या है, कीड़े होने लग जाते हैं। अंदर चार्जेस का ऐसे अरेंजमेंट हो जाता है कि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर से अपोजिशन देता है। वो क्या होता है वापिस से समझना, आपको नए पेज पे समझाता हूं। देखो इसको, जो डाइलेक्ट्रिक होती है ना, ये डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है ना। तो क्या होता है जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब इसके थ्रू पास करवाते हैं ना, तो क्या होता है, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जाती है, अंदर क्या होता है, एक छोटी ई इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है अपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्रोह जन्म लेता है अंदर। क्या लेता है, विद्रोह जन्म लेता है अंदर, ठीक है। तो उससे क्या होता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है डाइलेक्ट्रिक के अंदर। तो डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या होता है, बाहर उतनी रहती है और यहां से बाहर भी उतनी निकलती है। ई एक्सटर्नल जो भी खेल होता है सारा अंदर होता है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कम हो जाती है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। मतलब डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो है विद्रोह होने के कारण से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है। हुआ, रिवाइज हुआ, समझ में आई बात, याद आ गया होगा आप तो, ठीक है। अब क्या हुआ यार, उसमें ई नेट कम हो गई ई एक्सटर्नल से, ई नेट कम हो गई ई एक्सटर्नल से, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। अब वो कितनी कम होती है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाय के हो जाती है। ई नॉट मतलब ई एक्सटर्नल, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, हर डाइलेक्ट्रिक का एक कांस्टेंट होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा या बराबर होती है और इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाती है। वो 1 होती है वैक्यूम के लिए, 1 होती है वैक्यूम के लिए। यार जब अंदर वैक्यूम है तो विद्रोह करने वाला कोई है ही नहीं, तो विद्रोह होएगा ही नहीं, तो नेट एक्सटर्नल के बराबर होगी, तो इसलिए 1 से डिवाइड होता है उसमें। के की वैल्यू 1 होती है वैक्यूम के लिए, समझ गए। फटाफट से रिवाइज करते हैं। तो E इज इक्वल टू ई नॉट बाई के, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अंदर कम हो जाती है, और कंडक्टर्स के लिए ये इनफाइनाइट होती है, ठीक है। चलो अगर कंडक्टर्स के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट 0 हो जाती है, आपको सिखाया था इलेक्ट्रोस्टैट में, सिखाया था कंडक्टर्स के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है, तो इसलिए उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही हम कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो जो ई नेट है वो 1/k टाइम्स हो गई, पर जो C है वो k टाइम्स हो जाता है। जो कैपेसिटेंस है वो k टाइम्स बढ़ जाता है, k टाइम्स बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, k टाइम्स बढ़ जाता है, kc0, C इज इक्वल टू kc0, k टाइम्स बढ़ जाता है, ठीक है, समझ गए, k टाइम्स बढ़ जाता है। चलो अब इसका एग्जांपल अपन देखेंगे अभी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k हो जाती है, इस पे भी 2 बार सवाल आ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी, और सवालों में बता दूंगा और डिटेल में कॉन्सेप्ट, और C k टाइम्स हो जाता है, ठीक है। अभी जो बाउंड चार्ज का फॉर्मूला है, तो क्या होता है, यहाँ पर चार्ज बाउंड हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको इसमें बताया ना, जैसे आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर डालते हो ना, आप यूं डालिए आपने, तो क्या होता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं कुछ, और यहाँ पर नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जो इस ई इंटरनल को जन्म देते हैं, जो इस ई इंटरनल को जन्म देते हैं। तो अगर आपने जैसे Q प्लस Q और माइनस Q के बीच में डाइलेक्ट्रिक रख दी, तो यहाँ पर छोटा Q, छोटा माइनस Q और छोटा प्लस Q,
यहाँ पर क्या होता है, यहाँ माइनस 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 माइनस, यहाँ प्लस 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 प्लस, है ना, Q और Q। तो छोटा Q इज इक्वल टू कैपिटल Q 1 माइनस 1 बाय के, 1 माइनस 1 बाय के। ये नीट पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 20 सालों में तो नहीं आया बाउंड चार्जेस पे क्वेश्चन, लेकिन सिलेबस में है इसलिए यहाँ पर पढ़ा दिया। जेई वालों के ये आता है, ठीक है, लेकिन नीट में इसमें नहीं आया सवाल। तो फिर भी ट्रिक बता रहा हूँ याद रखने की, के की वैल्यू 1 डाल लिया करो। देखो Q जो है वो Q नॉट से जो बाहर चार्ज है उससे कम ही होता है, तो 1 माइनस 1 बाई के, 1 बाई के, 1 माइनस के तो कर नहीं सकते हैं, के तो 1 से बड़ा होता है तो नेगेटिव आ जाएगा, रखना तो इसको पॉजिटिव ही है, फॉर्मूले से तो पॉजिटिव लेके आना ना, तो 1 माइनस 1 बाई के। अब बच्चों को डाउट हो जाता है प्लस था कि माइनस था, के की वैल्यू 1 डाल के देख लिया करो, के की वैल्यू 1 डाल के देख लिया करो, के की वैल्यू 1 के लिए Q 0 आना चाहिए, क्योंकि वैक्यूम में तो कोई चार्ज इंड्यूस हो ही नहीं सकते हैं, तो के की वैल्यू 1 के लिए Q 0 होना चाहिए। ये ट्रिक है अगर फॉर्मूला भूल जाओ तो, समझ गए, ठीक है, ये ट्रिक है अगर फॉर्मूला भूल जाओ तो, ठीक है, राइट ऑन। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब जो है, अब हमने भैया कैपेसिटर के अंदर डाल दी डाइलेक्ट्रिक। अब ये अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटर के अंदर हमने डाल दी डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, बैटरी कनेक्टेड नहीं है, तो हम कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज एक बार कर दिया, Q नॉट और माइनस Q नॉट आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट आ गई, ठीक है। अब घुसा दी डाइलेक्ट्रिक, तो क्या क्या चीज कैसे चेंज होगी ना वो एक बार पढ़ लो, फिर समझाता हूं बिफोर और आफ्टर, ठीक है। देखो पहले Q नॉट चार्ज था, बाद में भी Q नॉट चार्ज रहेगा, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड नहीं है, बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो चार्ज तो Q नॉट रहेगा यार, चार्ज डायलेक्ट्रिक से पास होके जा नहीं सकता, तो चार्ज ना इधर से इधर जा सकता है, तो Q नॉट का Q नॉट ही रहेगा चार्ज, तो ठीक है। कैपेसिटेंस हमेशा K टाइम्स हो जाता है, कुछ भी कर लो, कैपेसिटेंस हमेशा K टाइम्स होता है, तो ये दोनों तो समझ में आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k हो जाएगी, क्योंकि Q नॉट सेम है तो E नॉट भी उतनी की उतनी है, E नॉट भी उतनी की उतनी है, तो जब बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो E नॉट यहाँ पर, E नॉट मतलब E जो एक्सटर्नल है, मतलब गलत जगह बन गया ये एरो, ये जो ये जगह बच रही है ना यहाँ पर, ये देखो ये जो जगह बच रही है, ये जो जगह बच रही है ना यहाँ पर, जगह बच रही है, ये जगह बच रही है, यहाँ पर E नॉट ही रहेगी, तो E नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट बाय के हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ गए ये पार्ट, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट बाय के हो गई, ठीक है। अब सर पोटेंशियल कैसे निकालें? पोटेंशियल क्या होता है भैया? पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है E बाय, यार क्या होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला, मुझे नहीं पता, E बाय डी होता है कि E इंटू डी होता है, मैं कैसे याद रखूं इसको यार। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पर यूनिट लेंथ कितना ड्रॉप आया, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई होता है, तो V इक्वल टू ई डी होता है फॉर्मूला, मैं भूल गया था यार फॉर्मूला, लेकिन मैंने दिमाग लगा दिया यार। E होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, तो E इंटू डी, तो E इंटू डी कर लो, D सेम है, इधर जितना D है उधर ही इतना D है, E 1/k टाइम्स हो गया, E इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम्स हो गई, तो पोटेंशियल भी 1/k टाइम्स होएगा, तो पोटेंशियल भी 1/k टाइम्स होएगा। समझ गए? समझ गए सर, यहां तक खेल समझ में आया? सर बिल्कुल आया। अब पोटेंशियल एनर्जी U नॉट थी पहले, बाद में पोटेंशियल एनर्जी कितनी कैसे निकालोगे? बोलो क्या फॉर्मूला लगाऊं मैं पोटेंशियल एनर्जी में? बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, देखो ये पोटेंशियल एनर्जी में क्या फॉर्मूला लगाए हम। सर पोटेंशियल एनर्जी को अपन ऐसे निकालें, U, ये U है, Q²/2C से निकालें सर, Q²/2C से। पहले थी Q नॉट²/2C नॉट थी, अभी बाद में Q का तो सेम ही रहा है, Q नॉट², 2 का 2 ही रहेगा, C का KC नॉट हो जाएगा, तो 1/k टाइम्स हो गई, देखो कितनी हो गई, 1/k टाइम्स हो गई है, कितनी हो गई है, 1/k टाइम्स हो गई है, ठीक है, समझ गए? ठीक है, चलो तो ये पार्ट समझ में आ गया सबको, तो मैंने ये पार्ट अब छुपा लिया। अब आप बताओ फटाफट से, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई भैया? मैं रैंडम ऑर्डर में पूछूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, 1/k टाइम्स हो गई।
पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 1/k टाइम्स हो गई। पोटेंशियल कितनी हो गई, 1/k टाइम्स हो गई। कैपेसिटेंस कितना हो गया सर, सब 1/k टाइम्स आ रहा है। कैपेसिटेंस को भी 1/k कर दो, नहीं, कैपेसिटेंस k टाइम्स होता है, डायलेक्ट्रिक डलते से कैपेसिटेंस k टाइम्स होता है। Q कितना रहा, Q सर k की 1/k, अबे Q तो सेम है, बैटरी कनेक्टेड नहीं क्योंकि, ठीक है, समझ गए, याद रहेगा बिल्कुल, ठीक है। हुआ रिवाइज हुआ। देखो इसका बेसिक आपको पढ़ना है तो फिर मैं बोल रहा हूँ, बेसिक्स पढ़ने के लिए आप इसरल ऐप डाउनलोड कर लें, ये हम फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको ताकि एक फटाफट से फॉर्मूले और सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। तो Q0 इक्वल टू Q0 C0 KC0 E0 E0/k V0 U0 चलिए अब सेकंड केस में क्या होता है, बैटरी कनेक्टेड रहती है, बैटरी कनेक्टेड रहती है। देखो अब बैटरी नहीं हटा रहे हैं, बैटरी को कनेक्ट करके रख रहे हैं हम, ठीक है ना, मतलब आप जब डायलेक्ट्रिक डाल रहे हैं ना तो बैटरी नहीं हटाई जा रही है, बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी इज कनेक्टेड, ठीक है। तो बैटरी कनेक्टेड है तो यार एक चीज तो फिक्स है, C तो k टाइम्स होएगा, इसी KC0, ठीक है। बैटरी कनेक्टेड है तो यार दोनों के बीच में बैटरी पोटेंशियल मेंटेन रखेगी, सोच के देखो, दोनों के बीच में बैटरी पोटेंशियल मेंटेन रखेगी। V0 बैटरी का काम है पोटेंशियल मेंटेन रखना है, तो V0 बराबर रहेगी। ये दो चीजें समझ में आई, बोलूं ये दो चीजें आ गई ना, बाकी चीजें अपने आप आ जाएंगी। C तो k टाइम्स हो ही जाता है, वो हो गया, V0 की V0 रही क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें, अभी आपने फॉर्मूला बताया सर E इज इक्वल टू V/d, तो यहाँ V0/d है, यहाँ भी V0/d है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर अब नेट चेंज नहीं हुई, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हुई अंदर, और अभी ये यहाँ पर मतलब E0 पहले बिना डायलेक्ट्रिक की थी, अभी E0 डायलेक्ट्रिक के अंदर हो गई, E0 डायलेक्ट्रिक के अंदर हो गई, ठीक है। चार्ज का क्या रहा, अब Q इज इक्वल टू CV होता है, Q इज इक्वल टू CV, तो Q0 इक्वल टू C0 V0, तो नया Q जो होगा वो KC0 इंटू V0 होगा, तो चार्ज जो है k टाइम्स हो गया, वो बोलो चार्ज जो है वो k टाइम्स हो गया, ठीक है, चार्ज k टाइम्स हो गया, तो k Q0 चार्ज हो गया अपना। ये समझ में आ रही है बात सर, बिल्कुल समझ में आ रही है, k टाइम्स Q0, k टाइम्स Q0, ठीक है, k टाइम्स हो गया। तो यहां पर बैटरी ने क्या करा, चार्ज सप्लाई करा, कुछ एडिशनल चार्ज बढ़ गया, देखो तो बैटरी ने वर्क डन करा, बैटरी ने चार्ज सप्लाई कर दिया, ठीक है, समझ में आया सबको ये। तो इसमें ये पैरामीटर्स, और आप पोटेंशियल एनर्जी तो निकाल ही सकते हो जो इसके अंदर में होगी। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालें सर, कैसे निकालें, हाफ CV² से निकाल लो, V सेम है, अभी किसी से भी निकाल लो सेम ही आएगी वो, तो V सेम है, C k टाइम्स हो गया तो U भी k टाइम्स हो गया, V सेम है तो जो नई U आएगी, नई U आएगी वो कितना आएगी, हाफ KC0 V0², तो k टाइम्स हो गया, ठीक है। समझ में आया सबको सर, अच्छे से समझ में आया, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नाउ अब अगर अपन देखें, अब देखो ये कैलकुलेशन में हो जाना, लंबे लंबे कैलकुलेशन, तो सवाल सॉल्व करें, कंसेप्ट समझना है, ये क्वेश्चन भी नीट में आते हैं। अब डायलेक्ट्रिक लगा दी अलग अलग, अभी तक तो एक ही डायलेक्ट्रिक लगा रहे थे, अब बदमाशी कर ली भैया, K1 की और K2 की दो डायलेक्ट्रिक लगा दी, एक के बाद एक दो डायलेक्ट्रिक लगा दी, एक D1 थिकनेस की है, एक D2 थिकनेस की है, चिपकी चिपकी है, मतलब बिल्कुल एकदम पास पास है, पर एक D1 और एक D2, ठीक है। तो देखो ये D1 और D2, तो इसमें क्या करते हैं अपन, ये सीरीज में डायलेक्ट्रिक्स बन जाती हैं। तो आप यहाँ पर क्या करो, एक मेटल प्लेट यहाँ पर बीच में घुसा दो, बीच में मेटल प्लेट घुसा सकते हैं अगर वो किसी को काट नहीं रही हो, तो किसी को काट नहीं रही हो तो बीच में मेटल प्लेट आप घुसा सकते हो यहाँ पर, ऐसे केसेस में। तो क्या हुआ, देखो दो कैपेसिटर बन गए, एक K1 डायलेक्ट्रिक का और एक K2 डायलेक्ट्रिक का, उनके बीच के डिस्टेंसेस D1 D2 हैं, लेकिन एक K1 डायलेक्ट्रिक का बन गया और एक K2 डायलेक्ट्रिक का बन गया। अब ये दोनों सीरीज में हो गए, C1 की वैल्यू कितनी हो गई, A∈0 K1/D1, A∈0 K1/D1, K1 टाइम्स हो जाती है ये, तो A∈0 K1/D1,
C2 की वैल्यू कितनी हो गई, A एप्सिलॉन नॉट K2 बाई D2, A एप्सिलॉन नॉट K2 बाई D2, ठीक है, ये C2 की वैल्यू हो गई। C इक्विवेलेंट कितना होगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, C इक्विवेलेंट कितना होगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, क्योंकि दोनों सीरीज में हैं। बस अब C1 C2 की वैल्यू डाल दो, ये आंसर आ जाएगा। करने का तरीका बता रहा हूँ आपको, ये C1 निकाल लिया हमने, कैसे निकाली C1, A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस D1, C2 कितना हो गया, A एप्सिलॉन नॉट K2 डिवाइडेड बाय D2, और C इक्विवेलेंट कितना हो गया, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। समझे, फील आई, समझ में आई, ठीक है। चले आगे बढ़े। अब आप ये बताओ, अब आप ये सॉल्व करके देखो, पहले इधर मत देखना यार, मतलब ये खुद सॉल्व करो एक बार। अब एक के नीचे एक डाल दी, अब एरिया A1 में K1 डाल दी और एरिया A2 में K2 डाल दी। यहाँ ऊपर तो क्या हो रहा था, देखो दोनों का एरिया सेम था, K1 वाली का भी और K2 वाली का भी एरिया तो सेम था। अब यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर D सेम है दोनों के लिए, पर एरिया अलग अलग हो गया। तो भाई इसमें क्या हुआ यार, अब ये A1 और A2, अब आप गौर से देखना इसमें यार दोनों डाइलेक्ट्रिक्स, ये वाली और ये वाली एक प्लेट, मतलब दोनों के लिए प्लेट एक तरह से सेम है। ये अगर V1 पोटेंशियल पर है, ये V2 पोटेंशियल पर है, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 है। एक प्लेट का तो पोटेंशियल सेम ही होता है, इसका भी V2 सेम ही रहेगा पूरी प्लेट का, तो V1 माइनस V2 मतलब दोनों पैरेलल में हैं, तो C1 और C2 इस केस में पैरेलल में होंगे। C1 की वैल्यू कितनी होगी, A1 एप्सिलॉन नॉट K1 बाई D, और C2 की वैल्यू होगी A2 एप्सिलॉन नॉट K2 बाई D, ठीक है। दिस इज लाइक C इक्विवेलेंट, C1 प्लस C2, काम खत्म, ठीक है। कर लोगे सवाल, सर बिल्कुल कर लेंगे, ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, बिजली कड़कते हुए देखा है आपने, आसमान से बिजली कड़कते हुए देखा है आपने। अभी समझते हैं, देखो आपने कभी एक चीज सोची है यार, ये प्लस क्यों होता है, ये माइनस क्यों होता है, कभी हमने एक चीज सोची है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस इस माइनस को पुकारता रहता है, आजा आजा आजा, ये माइनस इस प्लस को पुकारती रहती, तू आजा तू आजा तू आजा, लेकिन ये दोनों मिलते क्यों नहीं आपस में, ये यहां से छोड़ के ये यहां क्यों नहीं आ जाते यार, ये इनको कौन रोक रहा है भाई, बीच में वैक्यूम है तो क्या हुआ यार, ये मिल क्यों नहीं जा रहे एक दूसरे से। इसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, या इनके बीच का जो मटेरियल है ना, जब हम डाइलेक्ट्रिक भी डालते हैं यहाँ पर ऐसे टच नहीं करते हैं, तो वो इसके थ्रू क्रॉस करके क्यों नहीं चल जाते हैं, सोच के देखो, या समझ रहे हो, मतलब इधर से उधर आर पार क्यों नहीं जा रहे हैं, जब दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो प्लेट्स को तो पकड़ के रखते हैं, पर चार्ज उड़ के क्यों नहीं चल जाता अपने आप वहां से वहां तक, बीच में सर मीडियम नहीं है, बीच में मीडियम नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे बीच में एयर है मान लो, अभी रियल कैपेसिटर वैक्यूम में तो होते नहीं, एयर में होते हैं मान लो, तो यार एयर को क्रॉस करके नहीं जा सकते क्या, एयर इंसुलेटर है डेफिनेटली, लेकिन एयर के इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को हम तोड़ सकते हैं, एयर को कंडक्टर बना सकते हैं। तो जितनी एयर पोटेंशियल डिफरेंस सहन कर ले, जैसे जैसे हम यहाँ पे चार्ज बढ़ाते जाएंगे ना, बीच में मान लो ये एयर है, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, इनकी इच्छा और होती जाएगी आपस में मिलने की, इनकी इच्छा और होती जाएगी आपस में मिलने की। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एयर ब्रेक हो जाएगी, एयर बोलेगी यार मैं तुम्हारा खिंचाव बर्दाश्त नहीं कर सकती, जाओ, एयर टूट जाएगी, उसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। जिस पोटेंशियल डिफरेंस पे या जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पे डाइलेक्ट्रिक ब्रेक होती है ना, उसे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो एयर के लिए वो इतनी होती है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, इतनी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है एयर के लिए, समझ गए। ऐसे अलग अलग डाइलेक्ट्रिक की अलग अलग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, मतलब एक लेवल ऑफ चार्ज के बाद में है ना ये टूट जाती है, मतलब यहाँ पर मैं क्यू मैक्सिमम जो है उससे ज़्यादा दूंगा ना अगर, तो डाइलेक्ट्रिक टूट जाएगी, इसे ब्रेक डाउन वोल्टेज भी कहते हैं। तो 3 × 10⁶
हर एक डायलेक्ट्रिक की एक ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है, उस वोल्टेज से ज्यादा अगर लगा दी ना तो बीच की डायलेक्ट्रिक टूट जाती है। फील आई? मतलब एक चार्ज से ज्यादा कैपेसिटर सहन नहीं कर सकता है, एक चार्ज से ज्यादा कैपेसिटर सहन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो भाई बहुत ही बढ़िया। तो इसके कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन में समझाऊंगा ये कैसे इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं कि क्यू मैक्सिमम क्यू के बाद से ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। नाउ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, तो भाई एक रेजिस्टेंस के साथ में एक कैपेसिटर को हमने कनेक्ट कर दिया और स्विच क्लोज कर दिया, तो क्या होगा, स्विच क्लोज कर दिया, ठीक है, ई की बैटरी लगा दी यहां पर, तो जो चार्जिंग होना चालू हो जाती है इसकी, क्या होता है, इसको ऐसे सर्किट को ऐसे जोड़ते हैं, देखो ये C है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। ठीक है, अभी क्या होता है यहाँ पर, और ये रेजिस्टेंस है अपना R, राइट। ठीक है, और ये अब जो है E से हमने E की बैटरी से इसको जोड़ दिया। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। अब क्या हुआ, इसको हमने स्विच को क्लोज कर दिया, जैसे स्विच को क्लोज करा कैपेसिटर चार्ज होना चालू हो जाता है, कैपेसिटर चार्ज होना चालू हो जाता है। ठीक है, अब जो कैपेसिटर के चार्जिंग का फंक्शन होता है वो होता है Q इक्वल टू CE 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई RC। ये मैं फिर बोल रहा हूँ, डिराइव नहीं कर रहे हैं इसको अपन रिवाइज कर रहे हैं, रिवाइज, डिराइव नहीं कर रहे हैं, इसको अपन रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है ना, Q इक्वल टू CE 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई RC। ट्रिक्स इसमें कुछ बता दूंगा आपको पूरी, आई की वैल्यू ही आ जाती है, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू ही आ जाती है, और इसके ग्राफ से आ जाते हैं। ठीक है, अब यार ये वाला जो पार्ट है, अगेन नीट के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये इतने ज़्यादा फॉर्मूले वगैरह इतने नहीं आते हैं, जेई में काफ़ी आते हैं, ये नीट में ये कम आते हैं। हाँ, इसका जो एंड रिजल्ट है ना, एंड रिजल्ट हीट लॉस से काफ़ी सवाल आए हैं इसमें, कितनी हीट लॉस होती है फाइनली, सर्किट सॉल्विंग से सवाल आते हैं। एक बार एम्स में सवाल आया था इसको लेकर, कितना टाइम कांस्टेंट से कितना आएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, एनसीईआरटी में है और नीट में है, तो जरूरी है। इसमें मैं ट्रिक क्या बताऊंगा, इसको याद रखने की जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा, देखो आपको मजा आ जाएगा। देखो डेरिवेशन हम पूरे लेक्चर्स में करते ही हैं, अभी रिवीजन है तो डेरिवेशन का एक्सपेक्टेशन मत रखना कि सर इसका डेरिवेशन भी पूरा आप कराओगे, नहीं, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं मेन लेक्चर्स में इसरा लैब के अंदर में, ये रिवीजन है, फास्ट कोर्स है ये। अब एक चीज देखना, इन दोनों फॉर्मूले में एक चीज देखना, अब क्या होता है विद टाइम, ध्यान से सुनना, जैसे हमने स्विच क्लोज करा ना यहाँ पर, ठीक है, जैसे हमने स्विच क्लोज करा, इसमें से करंट फ्लो करेगा और एक कैपेसिटर को चार्ज करेगा, करंट फ्लो करेगा और कैपेसिटर को चार्ज करेगा। ठीक है ना, तो प्लस क्यू और इधर माइनस क्यू, करंट फ्लो होता रहेगा और कैपेसिटर चार्ज होता रहेगा एक लिमिट तक। कब तक होता रहेगा चार्ज, वो जब तक कि ई वोल्ट यहां पूरा नहीं आ जाए, जब तक कि ई वोल्ट यहां पूरा नहीं आ जाए भैया, जब तक ई वोल्ट यहां आ जाएगा उसके बाद में रेजिस्टेंस को पोटेंशियल ही नहीं मिलेगी। यार ये ई बांट रहा है, ई रुपए बांट रहा है ये, अब सारे रुपए कैपेसिटर को मिल गए, रुपए नहीं बोलेंगे इसमें, गलत वर्ड रुपए बोलना, सारी वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप सी के अक्रॉस हो गई, सारी पोटेंशियल ड्रॉप सी खा गया ना यार, तो आर को कुछ बचेगा ही नहीं, तो करंट बंद हो जाएगा, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा। तो जब यहां पर ई आ जाएगी तो कैपेसिटर फुल चार्ज कब होगा, फुल चार्ज कितना होगा इस केस में, Q इज इक्वल टू CV, तो CE फुल चार्ज हो जाएगा, CE फुल चार्ज हो जाएगा, वहां तक कैपेसिटर, ठीक है, वो चार्ज हो जाएगा। ठीक है, नाउ ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले का क्या करें अपन, अब ध्यान से सुनना, देखो तो ये Q 0 था शुरू में, ये Q कितना था, 0 था। अब मजेदार बात करते हैं, हमें दो चीजों का फंक्शन बनाना है, Q का और I का, बहुत ध्यान से सुनना, देखो Q का और I का। Q जो था, चलो मैं यहाँ वापस से डायग्राम बनाता हूँ आपके पास में, Q जो था, देखो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब आपको अगर डेरिवेशन आता भी नहीं है ना तो भी आप भूलोगे नहीं, हम इस तरीके से पढ़ने वाले हैं। ये E पोटेंशियल है, ये C है, ये Q जो था शुरू में कितना था, 0 था, बहुत ध्यान से सुनना सब लोग, मजा आ जाएगा एकदम।
Q 0 था शुरू में, t इक्वल टू 0 पे Q की वैल्यू 0 थी, ठीक है। अब ये इनफाइनाइट टाइम लेता है, इसका नेचर ही ऐसा होता है कि इनफाइनाइट टाइम लेता है। Q की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है, Q की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो होती है CE। मैक्सिमम Q कितना चार्ज हो जाता है, जो सारी जब करंट 0 हो जाए तो करंट 0 हो जाता है, यहाँ पर I 0 हो जाता है, यहाँ पर ये जो करंट फ्लो कर रहा है ना, ये करंट 0 हो जाता है, तब ये मैक्सिमम चार्ज हो जाता है t इक्वल टू इनफाइनाइट पे। अब आपको इसका ग्राफ बनाना है साहब, Q का ग्राफ बनाना है, Q का ग्राफ बनाना है वर्सेस टाइम, और ये Q मैक्सिमम वैल्यू मार कर लो पहले CE। ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल है। t इक्वल टू 0 पे Q कितना था, 0। अब मुझे इनफाइनाइट टाइम बाद CE पे अप्रोच करना है, इनफाइनाइट टाइम बाद CE पे अप्रोच करना है। मैं ट्राई करता हूँ, देखो चीज़ें मैंने यार यूँ करा, ये तो यही मिल गया यार, ये तो यही मिल गया, फाइनाइट टाइम में मिल गया। नो 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 नो, मैं ऐसे नहीं बना सकता। मैं कैसे बनाऊँ, कर्व बनाऊँ, मैंने कर्व यूँ बना दिया यार, ये फिर फाइनाइट टाइम पे मिल गया। नो 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 नो, ओनली ऑप्शन आई एम लेफ्ट विद दिस। अबे मिलना नहीं है, महापाप कर दिया पापी पुरुष। ये ऐसे यार, ये यूं मत जाने, फिसल पट्टी थोड़ी सी नीचे हो गई है एग्जैक्टली यार, पूरा एग्जैक्ट बनाओगे क्या नालायक को, कितनी मेहनत कराते हो। देखो ये हो गया, ऐसे मिल के जाता है। ये फील आई कैसे बनाए ग्राफ, रटने की जरूरत नहीं है, फील आई ना, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम बाद CE होने वाला है, इनफाइनाइट टाइम बाद इसमें चार्ज CE होने वाला है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। नाउ अब जब शुरू में जब स्विच क्लोज करा था, यहाँ पर शुरू में क्लोज करा था, तो सारी पोटेंशियल रेजिस्टेंस खा रहा था, क्योंकि ये तो शुरू में 0 था। भाई दो जगह बना लो, देखो t इक्वल टू 0 पे ये 0 था, Q इक्वल टू 0 था, है ना, और I कितना होगा, सारी पोटेंशियल ये खा रहा था, फिर I इज इक्वल टू E बाय R। और t इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या होता है साहब, t इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम बाद क्या होता है, कैपेसिटर का पूरा पेट भर जाता है, तो करंट 0 हो जाता है। कैपेसिटर पे जो चार्ज आता है वो CE के बराबर आ जाता है, और करंट 0 हो जाता है। तो करंट को E बाई आर से घटकर, घट के 0 पे आना है। करंट का ग्राफ कैसे होगा बताओ जरा, करंट को E बाई आर से घट के 0 पे आना है इनफाइनाइट टाइम बाद। इसका ग्राफ में सीधी लाइन खींच दूं, नो सर, फाइनाइट टाइम में 0 हो जाएगा वो, तो एक ही ऑप्शन बचता है, यूं करके घुमा के नीचे से ऐसे भेजो इसको, इनफाइनाइट टाइम बाद 0 होएगा वो। तो Q का ग्राफ ऐसा आ गया, E का ग्राफ ऐसा आ गया, ठीक है। सर ग्राफ बनाने तो सिखा दिया आपने, फील से सिखा दिया ग्राफ बनाने, तो क्या करा हमने, t इक्वल टू 0 पे सर्किट बना लो, Q 0 है, I E बाय R है। अरे समझ गए ना, Q 0 है क्योंकि शुरुआत ही अभी तो क्वेश्चन में गिवन है 0 से अनचार्ज से चालू कर रहे हैं, तो सारी जो पोटेंशियल ड्रॉप है E वो ये खाएगा, क्योंकि यहाँ तो 0 वोल्ट है, ये खाएगा E, तो करंट I बाय R। सारी चीज लिख के बैठ गया मैं, t इक्वल टू 0 पे Q 0 और I इक्वल टू E बाई R। अब यहाँ महाराज इनफाइनाइट टाइम बाद इसका पेट भर गया, इसका पेट भर गया, C का पेट भर गया, मतलब सारी पोटेंशियल ये खा गया, तो E पोटेंशियल ये खाएगा, तो Q मैक्सिमम CE आ जाएगा, और इस R को 0 पोटेंशियल मिलेगी क्योंकि सारी तो ये खा के बैठा हुआ है, तो I 0 हो जाएगा और कैपेसिटर चार्ज होना बंद हो जाएगा। तो t इक्वल टू इनफाइनाइट पे Q इक्वल टू CE, I इक्वल टू 0, दोनों के ग्राफ बना दिए, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, आनंद मंगल, जय हो, फील आ गई। अब मुद्दे की बात नालायक को ये है, ग्राफ तो सिखा दिया मैंने आपको, अब ये E की पावर माइनस टी बाई आर सी जो गणित से आता है, सर ये कैसे सिखाओगे हमको आप, ये तो सर गणित है, दूर दूर तक हमारा 36 का आंकड़ा है, इससे तो ये तो समझ में ही नहीं आती। इसको भी बताता हूं, देखो ध्यान से सुनना, एक चीज देखना, एक चीज ध्यान रख लेना, जो भी हो फॉर्मूला उसमें E की पावर माइनस टी बाई आर सी जरूर आता है। क्या आता है उसमें, E की पावर माइनस टी बाई आर सी, E की पावर माइनस टी बाई आर सी, और T और आर सी को टाउ बोलते हैं, ताऊ, ताऊ नहीं है ये टाउ है, टाउ, ये किसी के ताऊ नहीं है ये टाउ है, टाउ, ठीक है ना। तो आर सी तो टी बाय टाउ, टी बाय टाउ टाइम की डायमेंशन होती है इसकी, कैसे पता सर, आपको निकाल के देख लेना, आ जाएगी। और वैसे भी ई की खोपड़ी पे डायमेंशनलेस क्वांटिटी होनी चाहिए,
यूनिट डायमेंशन में सिखाया था बेशर्मो, ई की खोपड़ी पर डायमेंशनलेस क्वांटिटी होनी चाहिए, तो ई की पावर माइनस टी बाय आर सी, माइनस टी बाय आर सी, माइनस टी बाय, ये याद रख लेना बस यार। रिवीजन के टाइम पे ऐसी बातें कर रहा हूँ, सिखाते टाइम नहीं बताता हूँ ऐसी सारी बातें, क्योंकि तब तो अपन पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अभी फास्ट और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बस एग्जाम में फोड़ना है। ई की पावर माइनस टी बाय ऐसे याद रखना। अब देखो आपको दो चीजें दिख रही है, वन माइनस और बिना वन माइनस वाला, वन माइनस और बिना वन माइनस वाला, ठीक है। अब इसमें क्या करना होता है, इसका बहुत सिंपल सा फंडा क्या होता है फंक्शन लिखने का, जो फंक्शन घटता हुआ होता है ना, जो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, उसमें आप e की पावर माइनस टी बाय आर सी लिख के बैठ जाओ। ध्यान से सुनना, जो फंक्शन घटता हुआ है, क्योंकि e की पावर माइनस टी बाय आर सी, टी बढ़ेगा ये नंबर घटेगा, तो ये लिख के बैठ जाओ। और i इज इक्वल टू, इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो मैक्सिमम नंबर से, हर बार ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो मैक्सिमम नंबर से। i का मैक्सिमम कितना है, i का मैक्सिमम कितना है, e बाय आर है, e बाय आर। तो किसी भी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दो उसके मैक्सिमम से, तो e बाय आर मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना था, i मैक्सिमम e बाय आर, ठीक है। अब यहां देखते हैं जरा, q का फंक्शन लिखते हैं, तो भाई साहब पहले ब्रैकेट लगाते हैं। अब मैंने लिख दिया e की पावर माइनस टी बाय आर सी लिख के बैठ गया, लेकिन यार ये तो घटता हुआ फंक्शन होता है, ये तो घटता हुआ फंक्शन होता है, e की पावर माइनस टी बाय आर सी मतलब घटती हुई चीज, लेकिन ये तो बढ़ रही है, ये तो बढ़ रही है। क्या करूं, माइनस साइन लगा देता हूं, माइनस साइन से घटती हुई चीज बढ़ती हुई जाती है। फोकट में माइनस तो लगा नहीं सकता, किसी में से तो माइनस करना होगा, तो वन में से माइनस कर देता हूं मैं इसको। तो जो बढ़ती हुई चीज होती है उसमें से वन माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी आता है, ताकि माइनस माइनस पॉजिटिव की तरह से एक्ट करे, माइनस माइनस पॉजिटिव की तरह से एक्ट करे, मैं बोल रहा हूं एक्ट करे। तो टी बढ़ेगा तो ये घटेगा और माइनस उसको बढ़ाएगा, इसलिए वन माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। और यहां क्या सिखाया था आपको, फिल इन द ब्लैंक्स में मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, सीई। बोलो समझ में आई बात सबको, भूलोगे नहीं ना आप कभी भी, वापस से रिवाइज करवाता हूं। कोई सा भी ग्राफ हो ऐसा, e की पावर माइनस टी बाय आर सी लिख के बैठ जाओ, अगर घटता हुआ है तो e की पावर माइनस टी बाय आर सी ब्रैकेट लगा दो, इनटू मैक्सिमम क्वांटिटी लिख दो, मैक्सिमम आई की। यहां पर बढ़ती हुई क्वांटिटी तो वन माइनस ई की पावर माइनस लिख दो और इनटू मैक्सिमम लिख दो। सब जगह ये चीज काम करती है ऐसे ग्राफ्स में। क्लियर हुआ फंडा सर? बिल्कुल क्लियर हुआ, ठीक है। तो देखो ये सारा मामला सेट हो गया। अब इस सर्किट में हीट लॉस भी होती है, इस सर्किट में हीट लॉस भी होती है, जो कि क्यू स्क्वायर बाय टू सी होती है, क्यू स्क्वायर बाय टू सी, क्यू नॉट स्क्वायर बाय टू सी, ये है क्यू नॉट, ये है क्यू नॉट के बराबर डिवाइड बाय टू सी। उतनी हीट लॉस हो जाती है, उतने रेजिस्टर हीट में उड़ा देता है। रेजिस्टर हीट में तो उड़ा रहा है, रेजिस्टर करप्शन है, हीट में उड़ा रहा है, वो उड़ा रहा है हीट में, समझ गए? ठीक है, तो क्यू स्क्वायर बाय टू सी, यू सी टू सी, हो नालायको, समझ गए ना? तो हीट लॉस भी क्यू स्क्वायर बाय टू सी आती है। तो इस केस में पर्टिकुलरली पता है क्या होता है, जब जीरो से कैपेसिटर चार्ज होता है और एक रेजिस्टेंस होता है ना, तो जितना कैपेसिटर अपनी जेब में रखता है, रेजिस्टेंस भी उतना अपनी जेब में रखता है। दोनों बराबर बराबर अपनी जेबें भरते हैं। बैटरी देती है क्यू स्क्वायर बाय टू सी प्लस क्यू स्क्वायर बाय टू सी, रेजिस्टेंस रखता है क्यू स्क्वायर बाय टू सी जो हीट में उड़ा देता है फाइनली, और कैपेसिटर अपने अंदर क्यू स्क्वायर बाय टू सी सेव करके रख लेता है। तो आधी आधी बट जाती है अगर ये जीरो से चार्ज होता है, तो आधा तू खा आधा मैं खाऊं, हटाओ बराबर बराबर, ठीक है, याद रहेगा। कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इसने दिया क्यू स्क्वायर बाय सी, रेजिस्टेंस ने कैपेसिटर ने जेब में भरी क्यू स्क्वायर बाय टू सी, रेजिस्टेंस ने बची हुई उड़ा दी, ठीक है। फील आई? दीवाना बन रहे हो नहीं बन रहे हो यार? सर रिवीजन में बनते हैं दीवाने, पर थोड़ा मेहनत करनी पड़ती दीवाने में, रिवीजन में यार, ये तो बात सही है, ठीक है ना, रिवीजन है यार ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो अभी तो चार्जिंग और कैपेसिटर पढ़ लिया। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, इस पे सवाल आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है सवाल। जब हम शुरू में कैपेसिटर का सर्किट सॉल्व करते हैं, जैसे जो इनिशियल सर्किट था, देखो जो इनिशियल सर्किट था
ये जो इनिशियल सर्किट था आपका, ये रेजिस्टेंस R, ये C, ये E, ठीक है। तो जब हम स्विच क्लोज करते हैं ना, देखो यहाँ से तो कनेक्टेड है, ये यहाँ से कनेक्टेड है, ये जो हम स्विच क्लोज करते हैं, तो जैसे ही t इक्वल टू 0 पे, वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट, t इक्वल टू 0 पे जैसे ही आप t इक्वल टू 0 पे जैसे ही आप स्विच क्लोज करोगे t इक्वल टू 0 पे, तो आप कैपेसिटर को शॉर्ट कर दो, कैपेसिटर को एक शॉर्ट कर दो, एक वायर से रिप्लेस कर दो। तो देखो मैंने कैपेसिटर के बदले एक वायर से रिप्लेस कर दिया t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर वायर से रिप्लेस कर दो इसको, t इक्वल टू 0 पर वायर से रिप्लेस कर दिया। तो यार ये वैल्यू कितनी आ गई, I इज इक्वल टू ई बाई आर वैल्यू आ गई, ई बाई आर, या ई की बैटरी, आर का रेजिस्टेंस, तो जो करंट फ्लो हुआ, तो आप शुरू में करंट की वैल्यू निकाल सकते हो, ई बाई आर आ गई। शुरू में कैपेसिटर को शॉर्ट कर दो अगर डिस्चार्ज है तो वो, क्योंकि एकदम शॉर्ट की तरह से ऐड कर रहा है, ठीक है। इनफाइनाइट टाइम बाद जब इसका पेट भर जाता है, इनफाइनाइट टाइम बाद इस कैपेसिटर को ओपन कर दो, क्योंकि अपने थ्रू ये कोई करंट जाने नहीं देगा। तो इनफाइनाइट टाइम बाद कैपेसिटर्स को ओपन कर देना चाहिए, फाइनाइट टाइम में मतलब t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर को क्लोज कर देना चाहिए, इनफाइनाइट टाइम में कैपेसिटर को ओपन कर देना चाहिए। समझ गए, ठीक है। चलो समझ में आई बात सबको। इस तरह से सर्किट सॉल्व करते हैं, आगे यूज करेंगे जब सवाल करेंगे अपन, ठीक है। अब जो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है, जरा उसको भी रिवाइज कर लेते हैं अपन। लास्ट पार्ट है हमारे रिवीजन का, फिर कैपेसिटर का रिवीजन खत्म हो जाएगा। देखो अभी क्या होता है, डिस्चार्ज हो रहा है कैपेसिटर। कैपेसिटर डिस्चार्ज कैसे होता है, वो ऐसे होता है, आपने भरे हुए कैपेसिटर को, जो कैपेसिटर भरा था, मान लो इसमें प्लस Q0 और माइनस Q0 चार्ज था, आपने भरे हुए कैपेसिटर को एक रेजिस्टेंस के साथ में जोड़ दिया, और t इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज कर दिया, देखो ये सिचुएशन करी आपने, तो क्या होएगा, ये करंट फ्लो करेगा, यहाँ से करंट यहाँ जाएगा, और रेजिस्टेंस सारी एनर्जी कैपेसिटर के विद टाइम खत्म कर देगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा है कभी कैपेसिटर को डिस्चार्ज होते हुए, फिल्मों में देखा है आपने, कोई हीरो एकदम विलन से लड़ा के या कोई हादसा करके हॉस्पिटल में जाता है, तो डॉक्टर क्या करता है, वो एक मशीन लेता है, वो ऐसे घिसता है, आप भी डॉक्टर बनने वाले हैं यार, वो घिसता है उसमें, और वो उसके चिपकाता है मरीज के, और मरीज बुड़ुक 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 ऐसे करता है, एकदम उछलता कूदता रहता है वो। फिर वो थोड़ी देर बाद कहता है चार्ज, फिर थोड़ी देर रखता है, फिर उसके चिपकाता है, फिर मरीज उछलता है, और फिर देखते हैं उधर से साइड में से आवाज आती है, हिंदी फिल्मों में नहीं होता वो, जो वो ईसीजी और वो हार्ट बीट दिखाने वाला है, उसमें से डी 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 टी आने लग जाती है। फिर वो देखा नहीं क्या आपने, ऐसा ही है वो कैपेसिटर को ही डिस्चार्ज कर रहा होता है ह्यूमन बॉडी में, दिल धड़काने के लिए। वो पहले थोड़ी देर रख के क्यों करता है, जब तक कैपेसिटर को चार्ज करने में तो टाइम लगता है, तो कैपेसिटर चार्ज हुआ, फिर उसने उसकी बॉडी का उड़ा दिया पेशेंट की, बुड़ुक बुड़ुक बुड़ुक, ठीक है, पेशेंट जिंदा हो जाता है। अबे डॉक्टर के चक्कर में पेशेंट जिंदा नहीं होता, हिंदी फिल्मों में पेशेंट इसलिए जिंदा होता है, हीरो इसलिए वापस जिंदा होता है क्योंकि बाहर बैठ के हीरोइन गाना गा रही होती है वो हीरोइन के गाने पे डिपेंड करता है कि हीरो बचेगा कि मरेगा। वो डॉक्टर के पे डिपेंड नहीं करता हिंदी फिल्मों में, और ना अंग्रेजी फिल्मों में। वो डिपेंड करता है व्हाट इज हीरोइन सिंगिंग, और वो किस क्वालिटी का गाना, किस इंटेंसिटी से गा रही है वो एकदम, ठीक है ना। तो समझ में आया कैपेसिटर डिस्चार्ज और चार्जिंग कहाँ देखिए, डेफ्रिबिलेटर बोलते हैं उसको, वो जो शॉकिंग मशीन होती है, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो कैपेसिटर डिस्चार्ज जो होता है, तो यार उसका चार्ज घटता जाता है, और वो इसमें जो है मामला ये रेजिस्टेंस में एनर्जी उड़ाता जाता है, ठीक है। तो यार इसमें भी सेम काम करो, देखो आप t इक्वल टू 0 पे लिखो, t इक्वल टू इनफाइनाइट पे लिखो, सब काम इनफाइनाइट और 0 के बीच में होता है इसमें। t इक्वल टू 0 पे देखो, t इक्वल टू 0 पे जैसे ही क्रॉस करेंगे तो जो q की वैल्यू है वो q मैक्सिमम है, Q0 है।
इनफाइनाइट पे कैपेसिटर खाली हो जाएगा, ठीक है। वही पुरानी ट्रिक लगाते हैं इसमें भी, देखो t इक्वल टू 0 पे जैसे इसको क्लोज करा, पोटेंशियल डिफरेंस E है, E है पोटेंशियल डिफरेंस, तो करंट जो है E बाय आर हो गया। E की वैल्यू कितनी होती है, जो V है बेसिकली Q बाय सी, Q बाय सी, ठीक है, ठीक है, Q बाय सी होती है इसकी वैल्यू। और जो चार्ज सॉरी जो करंट हो जाएगा t इक्वल टू इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट टाइम बाद इनिशियल करंट तो E बाय आर हो गया, ठीक है, Q नॉट से निकाल सकते हो E की वैल्यू, और जो फाइनल टाइम मतलब इनफाइनाइट टाइम बाद करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो चार्ज भी घट रहा है, करंट भी घट रहा है, चार्ज भी घट रहा है, करंट भी घट रहा है, दोनों में लिख दो e की पावर माइनस टी बाय आर सी, इसमें भी लिख दो e की पावर माइनस टी बाय आर सी, दोनों घट रहे हैं, दोनों घट रहे हैं। Q इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू लिखो, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है Q नॉट, यहाँ पर I की मैक्सिमम वैल्यू लिखो, I की मैक्सिमम वैल्यू I मैक्सिमम E बाय आर। देखो दोनों के फंक्शन डिराइव हो गए वहाँ पर, समझ में आई बात सबको, ये इस तरह से देखो डिराइव कर लिया हमने। दोनों के ग्राफ डिक्रीजिंग ग्राफ है, इनफाइनाइट टाइम बाद 0 हो जाएंगे दोनों। हीट लॉस इसमें भी Q स्क्वायर बाय 2C हीट लॉस हो जाएगा, राइट है, ठीक है, समझ गए, चलो बहुत बढ़िया।